प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के अंगों को निर्धारित किया गया है। मनु ने भी अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ मनु स्मृति में राज्य के 7 अंगों को निर्धारित किया है। राज्य के 7 अंगों का निर्धारण किया है। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के अंगों को निर्धारित किया गया है। मनु ने भी अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ मनु स्मृति में राज्य के 7 अंगों को निर्धारित किया है। The part of the state have been determined in the political thought of ancient India. The part of the state have been determined in the political thought of ancient India. Manu has also determined the seven organ of the state in his important book Manu Smriti. वस्तुतः मनु ने जिन 7 अंगों का विवरण प्रस्तुत किया है वह राज्य की प्रकृति है। मनु स्मृति में वह मनु ने जिन 7 अंगों का राज्य के 7 अंगों का विवरण प्रस्तुत किया है वह राज्य की प्रकृति है। वह राज्य की प्रकृति है। ऐसा मनु ने स्वयं कहा है कि राज्य की प्रकृति अथवा स्वभाव के 7 अनिवार्य अंग हैं। मनु स्मृति में मनु ने स्वयं स्वीकार किया है कि राज्य के 7 अंग या 7 प्रकृति या 7 स्वभाव होते हैं। मनु स्मृति में मनु ने स्वयं स्वीकार किया है कि राज्य के 7 अंग
राज्य के 7 अंग या 7 प्रकृति, प्रकृति को ही नेचर कहते हैं, उसी को स्वभाव कहते हैं, या 7 स्वभाव होते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। मनु जिन राज्य के 7 अंगों का विवरण प्रस्तुत किया है, मनु ने राज्य के 7 अंगों का विवरण प्रस्तुत किया है, वह राज्य की प्रकृति है। मनु स्मृति में मनु ने स्वयं स्वीकार किया है कि राज्य के 7 अंग, 7 प्रकृति या 7 स्वभाव होते हैं, या 7 स्वभाव होते हैं। Manu has presented the description of the 7 organ of the state. Manu has presented the description of the 7 organs of the state, that is the nature of the state, in Manu Smriti. In Manu Smriti, Manu himself has admitted that with the state there are organs, or with nature organs, or with natures. ये हो गया। अब थोड़ा सा हिंदी वाले अंग्रेजी वाले लोग इतना प्रयास करें कि मेरे हिंदी को अंग्रेजी बना लें, बहुत समय लगेगा इस तरह हिंदी में, और उनकी संख्या 1 या 2 से अधिक नहीं होगी, वह भी बाहरी होंगे। मुझे पक्का विश्वास है 1-2 ही होंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। यस सर, वी आर एबल टू ट्रांसलेट। बिल्कुल, वेरी गुड, आप लोग कर लेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। फिर भी बीच बीच में मैं टर्मोलॉजी का यूज करता चलूंगा। मनु ने राज्य के जिन 7 अंगों का वर्णन किया है वे इस प्रकार हैं। मनु ने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है, वे निम्न प्रकार से हैं। मनु ने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। वह निम्न प्रकार से हैं। Manu has described the 7 part of the state. They are as follows. ये आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, आपकी अंग्रेजी उतनी है कि आप हिंदी से अंग्रेजी कर सकें। पहला, राजा। राजा, किंग। मनु के अनुसार राज्य में राजा की सर्वोच्च स्थिति होती है तथा राज्य की संपूर्ण शक्ति राजा में निहित होती है। मनु के अनुसार राज्य में राजा की सर्वोच्च स्थिति होती है तथा राज्य की संपूर्ण शक्ति राजा में
राज्य की संपूर्ण शक्ति राजा में निहित होती है। संपूर्ण शक्ति राजा में निहित होती है। संपूर्ण शक्ति राजा में निहित होता है। According to Manu, the king has the highest position of the state and the entire power of the state is vested in the king. आप सभी जानते हैं, इसको अच्छे ढंग से अंग्रेजी में कर लेंगे। अंग्रेजी में उसके सेंस को ट्रांसलेट करिए, शब्दशः अनुवाद करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और आपका मन मिजाज अंग्रेजी का है तो आप तुरंत उसको उसी के अनुरूप अनुवाद कर लेंगे। मनु के अनुसार राजा राज्य को अराजकता से दूर ले जाता है, राज्य में शांति की स्थापना करता है, जिससे व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित होता है। अब ये सारी कल्पनाएं या काल्पनिक कैरेक्टर हो या कोच, एक चीज कहता है कि इस राज्य की स्थिति, इस राज्य का निर्माण जनता के कल्याण के लिए हुआ है, अराजकता को हटा करके शांति के वातावरण की प्रतिस्थापना के लिए हुआ, क्योंकि शांति में ही व्यक्ति का सर्वोच्च विकास हो सकता है। मनु के अनुसार राजा राज्य को अराजकता से दूर ले जाता है, राज्य में शांति की स्थापना करता है, जिससे व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित होता है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, तब आप इसको लिखिए। मनु के अनुसार राजा राज्य को अराजकता से दूर ले जाता है, राज्य में शांति की स्थापना करता है, जिससे व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित होता है। अकॉर्डिंग टू मनु, the king takes the state away from anarchy, establishes peace in the state, thereby ensuring the welfare of the individuals, या यहां पर सिटीजन्स भी लिख सकते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मनु तो वो बात करता है कि अराजकता से दूर ले जाना राजा का कर्तव्य है। तालिबान को देखिए क्या स्थिति है, तर्क विहीन धर्म है, वहां धारणा नहीं। यहां पर तो राजा पर मनु इतने आरोप कर देता है कि अराजकता से दूर करना ही आपका कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। और क्या हो रहा है अफगानिस्तान में? क्या उस राज्य की कल्पना की जा सकती है जहां लोगों को, पत्रकारों को कोड़े लगाए जा रहे हैं, महिलाओं को मारा जा रहा है, कोड़े मारे जा रहे हैं, बीटिंग पोजीशन में पूरा अफगानिस्तान खड़ा है, पंजशीर में युद्ध हो रहा है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अपनी अलग खेल खेल रही है, हर राज्य अपने इंटरेस्ट के लिए अलग अफगानिस्तान के प्रति अपना व्यू रखता है। लेकिन मनु ने एक शाश्वत बात कही कि राजा का कर्तव्य ही है अराजकता से दूर करना, अराजकता को समाप्त करना, शांति को स्थापित करना और लोक कल्याण को सुनिश्चित करना। और यही वो कारक तत्व हैं कि मनु के इस मौलिक विचार और संहिता को हम इतने तक प्रयोग करते हैं।
आपके सारे प्रश्नों का प्रत्युत्तर मिल रहा है। नेक्स्ट उसका मंत्री है। और अब यही नहीं मनु रुकते हैं, मनु कहते हैं कि राजा में प्रशासनिक क्षमताएं होनी चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे एक बेटे ने कहा कि हम लोगों में वो एबिलिटी है, हम अनुवाद कर लेंगे। राजा को प्रशासनिक क्षमता, अपने दायित्व, अकाउंटेबिलिटी पर अटूट निष्ठा होनी चाहिए, जो समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। उसमें मॉरल ड्यूटीज करने की क्षमता, कैपेसिटी होनी चाहिए। वो नैतिक गुणों से भी युक्त होना चाहिए। वो नैतिकता माने क्या? दुख सुख की अनुभूति कर सके और जनता के दुखों का निवारण कर सके। एक वाक्य इसमें और जोड़ दीजिए तो हमारा प्रश्न परिपूर्ण हो जाएगा। ये राजा का, कि राजा को कैसा चाहता था। मनु राजा को नैतिक कर्तव्यों के प्रति सजग तथा प्रशासन की दक्षता से युक्त होना चाहिए। राजा को नैतिक कर्तव्यों के प्रति सजग, राजा को नैतिक कर्तव्यों के प्रति सजग तथा प्रशासन की दक्षता से युक्त होना चाहिए। उसे प्रशासन आना चाहिए, उसे निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। राजा को नैतिक कर्तव्यों के प्रति सजग, किसी के प्रति विभेद न करे, वो सजग रहे सदैव अपने नैतिकता के प्रति, इथिक्स के प्रति। द किंग शुड बी अवेयर ऑफ मॉरल ड्यूटीज, राजा को नैतिक कर्तव्यों के प्रति सजग। द किंग शुड बी अवेयर ऑफ मॉरल ड्यूटीज एंड शुड बी occupied with efficiency of administration, तथा प्रशासन की दक्षता से युक्त होना चाहिए। अब यहां पर हम जब पूर्वाग्रह से मुक्त होकर मनु के इस राजत्व को जब देखते हैं तो क्या आज हम देखते हैं हमारे ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है तो एक नया पद अब प्रचलन में आ गया है कि ये प्रधान पति हैं, करते सारे पति हैं। नारी सशक्तिकरण का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो केवल सिंबॉलिक रह जाती है। उस आरक्षण का, महिला आरक्षण का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। यही हाल लगभग अनुसूचित जात और जनजाति के आरक्षण को लेके भी है। पिछड़े आरक्षण में बहुत गनीमत है, उसका 90% सही है, लेकिन वह प्रतिशत महिला का और अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिशत उस मात्रा और अनुपात में ठीक नहीं। हम तो आधुनिक युग में हैं, सभ्यता 21वीं शताब्दी का ये दूसरा दशक है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में इन विकृतियों को हम देखते हैं। तो सदैव जब विकास होता है तो प्रदूषण भी होता है। जब अच्छे रास्ते पर हम व्यक्ति चलता है तो छाया भी उसके साथ चलती है, शैडो भी उसके साथ चलती है। तो जब अच्छा करेंगे तो बुरे का समानांतर अस्तित्व भी हर युग में होगा। तो राजा के नैतिक कर्तव्यों के प्रति सजग, और ये इतना कठोर नियंत्रण दिया था अपने राजा पर। और राजा का ये पार्ट ऑफ स्टेट, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, हमारा कैबिनेट है, अगर इस स्तर पर अवेयरनेस रही गई तो हम प्रशासन को, तब प्रशासन दक्षता से होगा, तब पेंडेमिक में कोई भूखे नहीं मरेगा। और वही व्यवस्था की गई है कि सबको निःशुल्क, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको मिल रहा है अन्न, और उनके पास भूखमरी नहीं आई है। ये प्रशासनिक निर्णय है। तो क्या उस समय भी यही निर्णय था? राजा को कहा गया था कि वो दक्षता के साथ, नैतिकता के साथ अपने कर, क्या अंतर पड़ा है? आज भी प्रधानमंत्री से नैतिकता, हम अपने राजनेताओं से, अपने अधिकारियों से, अपने अध्यापकों के प्रति भी नैतिकता की अपेक्षा करते हैं। और आपकी ये जो आशा है, ईगरनेस है, ये नेसेसरी है। जैसे ये हमारी कक्षा नहीं चली है, मेरी नैतिकता ही है कि मैं फर्स्ट पेपर पढ़ाने चल पड़ा, कि इसको भी खत्म करेंगे और दूसरे प्रश्न पत्र को भी पढ़ाएंगे।
यही नैतिकता है और इसकी आशा और अपेक्षा अतीत काल में सुदूर सभ्यता के प्रारंभिक कालखंड से लेकर आज भी की जाती है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमें मनु को इसी रूप में समझने की आवश्यकता है। तो उसका एक अंग तो अच्छा था, राजा पर बहुत प्रतिबंध आरोपित था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा देर तक पढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा है उसका मंत्री। मंत्री माने आप सब मिनिस्टर्स, माने वो राज्य का कार्मिक, उस जमाने का कार्मिक था, कर्मचारी था, आज इंप्लाइज था, आज वो मिनिस्टर के रूप में है। अब कार्यपालिका हमारे में भी दो भागों में है, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी। अस्थायी कार्यपालिका जो ब्यूरोक्रेसी में आप जाओगे, आईएएस पीसीएस बन जाओगे, अस्थायी रहोगे। लेकिन जो मेन कार्यपालिका है वो इलेक्टेड कार्यपालिका होगी, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होगी, लेकिन उसे न प्रशिक्षण है न दक्षता है, इसलिए उसकी सहायता के लिए वो हम लोग पब्लिक। देखिए, मनु ने जो राजा शब्द का प्रयोग किया है उसमें स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन मैंने उसे एज ए सेंस राजा लिखवाया है, किंग लिखवाया है। अब नेक्स्ट है मंत्री। मनु के अनुसार राजा देने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता होती है। मनु के अनुसार राजा को परामर्श देने के लिए तेजस्वी मंत्रियों की आवश्यकता होती है। अतः राजा सुयोग्य मंत्रियों की नियुक्ति करे। राजा सुयोग्य मंत्रियों की नियुक्ति करे, ये अपेक्षा राजा से की जाती है। राजा सुयोग्य, जो योग्य मंत्री हैं उनकी सर मेरी क्लास चल रही है, करके मैं तुरंत। मेरी आवाज जा रही है बेटे आप तक? यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। यस सर, आ रही है। बीच में हमारे गुरुदेव प्रोफेसर वीके राय सर का फोन आ गया था, अभी कहा कि मैं सर पढ़ा रहा हूं। तो राजा सुयोग्य मंत्रियों की नियुक्ति करे। मनु ने योग्य मंत्रियों के विषय में विस्तार से परिचर्चा की है। मनु ने योग्य मंत्रियों के प्रति विस्तार से चर्चा की है। मनु ने योग्य मंत्रियों के विषय में विस्तार से परिचर्चा की है। अब थोड़ा सा इसको लिख लीजिए हिंदी वाले। मनु के अनुसार राजा को परामर्श देने के लिए तेजस्वी मंत्रियों की आवश्यकता होती है। राजा सुयोग्य मंत्रियों की नियुक्ति करे, ऐसा मनु ने निर्देश दिया है। मनु ने अपने मनुष्य स्मृति ने मनु ने योग्य मंत्रियों के विषय में विस्तार से परिचर्चा की है। According to Manu, brilliant ministers are needed to advise the king. मनु के अनुसार राजा को परामर्श देने के लिए तेजस्वी मंत्रियों की आवश्यकता होती है। According to Manu, brilliant ministers
are needed to advise the king. The king should appoint suitable ministers. The king should appoint suitable ministers. Manu has discussed in detail about qualified ministers. ये आपने लिख लिया। मनु के अनुसार राजा को परामर्श देने के लिए तेजस्वी मंत्रियों की आवश्यकता होती है। राजा सुयोग्य मंत्रियों की नियुक्ति करें। मनु ने योग्य मंत्रियों के विषय में विस्तार से चर्चा की है। अब मंत्रियों का कितना बड़ा महत्व होता है, हम जाति अन्य चीजों की नहीं, लेकिन प्रशासन के मौलिक तत्वों को, चूंकि हम लोग प्रशासन भी पढ़ रहे हैं। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं, प्रसंग आ गया और इसे बताना मैं उचित समझता हूं कि आपके मस्तिष्क में ये बातें आराम से बैठ जाए और इसको बड़े अत्यंत सकारात्मक ढंग से इसका आप ज्ञान प्राप्त करें और आईएएस तक को इसे लिखें उसकी कॉपी में। वर्ष 1991 था, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जा चुकी थी, चंद्रशेखर जी की सरकार आ गई थी। इसकी चर्चा मैं विस्तार से बाद में करूंगा। संक्षेप में उदाहरण के लिए बताता हूं कि मंत्री जब योग्य होते हैं तो क्या देश की स्थिति होती है। और यहाँ उस तरह के राजा की परंपरा नहीं थी, लेकिन राजा को परामर्श देने के लिए हमारा मिनिस्टर्स, हमारा प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद थी। लेकिन उनको ब्यूरोक्रेसी किस तरह अच्छा परामर्श देती है, इसकी एक वानगी देखिए। और मंत्री के राजा को रूप में आप राष्ट्रपति को मानिए और प्रधानमंत्री के चातुर्य को देखिए, उसके ब्रिलियंट को देखिए, उस मेधा को देखिए। जैसा मैंने बताया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जा चुकी थी, चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के समर्थन पर। पंजाब जल रहा था, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है, भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है। पंजाब में आतंकवाद अपने चरम स्थिति पर था, देश में मंडल कमीशन और मंडल कमंडल का अलग विवाद था, देश एक तरह से बिखराव के रास्ते पर था। ये तो संभल जाता बिखराव, आपस में हम फिर राजनीति हमको समेटती, एक करती। लेकिन सबसे जो बड़ी क्राइसिस भारत के सामने थी, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। इकोनॉमिक्स के मेरे प्रिय छात्र होंगे, उन्हें मालूम है विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम इकोनॉमिकल टर्मोलॉजी में कहते हैं बास्केट मार्केट, जिसमें विदेशी मुद्रा होती है। तभी तो आपके पास डॉलर होगी, तभी आप अमेरिका से कुछ खरीद सकते हैं। रूबल चाहिए रूस से खरीदारी के लिए, पाउंड चाहिए संयुक्त राज्य से खरीदारी के लिए। इस तरह देश की, विश्व की मजबूत मुद्राएं और उसका कोष रिक्त हो गया था। मैक्सिको लड़खड़ा रहा था, मैक्सिको यूगोस्लाविया टूट चुका था और मैक्सिको की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। मेरे जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं वो बड़े गंभीरता पूर्वक जानते हैं और इसको सुनेंगे भी बड़े धैर्य पूर्वक गंभीरता से, कि किसी भी व्यक्ति की क्रिएटिविटी, मान लो तुम्हारे दोस्त 10-10 रुपया 100-100 रुपया उधार ले रहा है और मित्र समय से जब तक पैसा वापस करेगा तुम मित्र को उधार देने में कोई संकोच नहीं करोगे। अपने विद्यार्थी मित्र को, अपने छात्र मित्र को, आईएएस पीजी के किसी अपने मित्र को तुम्हें पैसा देने में कोई संकोच नहीं होगा जब तक वह पैसा चुका रहा है, अदा कर रहा है, पेड कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो दिवालिया हो जाएगा, अदा करना बंद कर देगा, पेड करना बंद कर देगा, तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता का क्राइसिस हो जाएगा, विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न हो जाएगा और तुम खुद भी अब उसे कर्ज नहीं दोगे। एक व्यक्ति की हालत है, एक व्यक्ति और पूरा देश, वो भी विश्व की एक विशालतम जनसंख्या चाइना के बाद, अगर उसकी इकोनॉमिकल क्रेडिबिलिटी विश्व के मार्केट में समाप्त हो जाती तो सोचो भारत की कल्पना कैसी हो सकती थी। और पूरा विश्व टकटकी लगा के देख रहा था। हमारा होश तो उस समय यह चैतन्य इस कॉग्निजेंस को लेने का नहीं था। हम भी उस समय अभी इंटर के छात्र थे, इंटरमीडिएट में प्रवेश किए थे, तो नहीं समझ सकते थे। लेकिन
एक देश का बुद्धिमान, अत्यंत मेधावी प्रधानमंत्री देश की गद्दी को संभाल रहा था, उसका नाम था चंद्रशेखर। और इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से एमए किए हुए बहुत तेजस्वी, जिन्होंने यंग इंडिया का, भारत की सबसे शानदार अंग्रेजी का अखबार यंग इंडिया हुआ करता था, उसको उन्होंने 31 वर्षों तक उसकी एडिटिंग की, संपादन किया। वैसे चंद्रशेखर ने लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, वो अटल जी को अपना गुरु कहा करते थे। अटल जी शिमला के भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में था, उन्होंने फोन किया, गुरुदेव भारत संकट में है, आपके परामर्श की आवश्यकता है। हॉटलाइन पर वार्ता की। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर जी, किसी भी रूप में आप धारा 360, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की घोषणा मत करना। अगर भारत की इकोनॉमिकल क्राइसिस में आ जाएगा, इसकी साख पर बट्टा लगेगा, तो विश्व के भारत में भारत की बड़ी अपहानि होगी, भारत टूट न जाए, चरमरा जाएगा, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं। और इकोनॉमिक्स वाले जानते हैं कि जब भी ये, इसको कहते हैं भुगतान, चेक एंड बैलेंस की स्थिति गड़बड़ हो गई थी, भुगतान संतुलन गड़बड़ा गया था। हम कैसे भुगतान करें विदेशी कर्जे का, तो हमें एन में, डॉलर में, स्टर्लिंग में, इसी में करना पड़ेगा जहां जहां से हम कर्ज लिए हैं, पाउंड में। तो बड़ी खराब स्थिति थी और इसीलिए विश्व की एक संस्था बनी है, उसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, विश्व मुद्रा कोष। वो 100 रुपए कर्जा देता है तो 85 रुपए उसकी सूद लेता है, 85%। बड़ी महंगी सूद होती है। ये भी अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब अर्थव्यवस्था पर दबाव होता है तो अर्थव्यवस्था उत्पादन करने पर विवश होती है और कर्जे को वापस कर देगी। ये अर्थशास्त्र के सामान्य नियम है, किन्स के और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के। अर्थव्यवस्था की उत्पादकता का प्रश्न है, वो इकोनॉमिक्स वाले जाने। लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि एक चतुर सुजान प्रधानमंत्री ने अकेले, उस समय LK झा, विश्व के अर्थशास्त्रियों में गणना थी, LK झा साहब जीवित थे, मुचकुंद दुबे उस समय विदेश सचिव भारत सरकार के थे, सारे IAS अधिकारी, मैराथन मंत्रिमंडलों का दौर चल रहा था, कोई निर्णय भारत सरकार नहीं ले रही थी। एक बुद्धिमान प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कुछ भी हो जाए 360 नहीं लगाएंगे। उसी समय खाड़ी युद्ध हो रहा था, इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, ऑपरेशन थंडर फर्स्ट चला था, जॉर्ज वाकर बुश जूनियर के पिताजी उस समय प्रधान राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, वार छिड़ गया था, अमेरिका की जंगी जहाजों को भारत से पेट्रोलियम दिया जा रहा था, लेकिन चंद्रशेखर जी ने सफलतापूर्वक CRR, रिजर्व कैश रेशियो, तरल आरक्षित अनुपात में IMF कर्जा देता है। आप उसके पास गिरवी रखोगे कुछ चीज तो वो पैसा देगा। भारत ने सोना गिरवी रखा, IMF से कर्जा लिया और देश आगे बढ़ गया। भुगतान संतुलन का संकट भारत का समाप्त हुआ, देश आगे बढ़ा। और यही वो महत्वपूर्ण कारक है कि मनु ने भी वही बात की कि राजा को बुद्धिमान मंत्रियों की आवश्यकता है, तेजस्वी मंत्रियों की आवश्यकता है। शायद चंद्रशेखर जैसा राजनीति का गहरा विद्यार्थी और स्वयं राजनीति विज्ञान से MA प्रयाग विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, और जब वो स्वर्ण काल था उस समय विद्यार्थी थे, उनके गुरु थे AD पंत, अंबादत्त पंत, AK जोशी जैसे धुरंधर उनके गुरु थे। और चंद्रशेखर ने बोल्ड डिसीजन लिया, बहुत निर्णय लेने में माहिर प्रधानमंत्री थे और बहुत राजनीति की गहरी समझ, देश की गहरी समझ कि किस तरह एक देश की साख बचती है। और देश की साख बच गई थी। युगोस्लाविया और मैक्सिको होने से भारत बचा था, तो अपने राजनीतिक कौशल के कारण और एक मंत्री, प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी जो एक स्टेट के प्रति होती है, जो राज्य के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व होता है, परिपूर्ण रूप से तेजस्विता जो होती है प्रधानमंत्री का, उसका निर्वहन श्रद्धेय चंद्रशेखर जी ने किया। और भारत का जब भी प्रशासनिक इतिहास लिखा जाएगा, चंद्रशेखर जी का इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, इसमें संशय नहीं है। और यही मैंने केवल इसी समीकरण को समीकृत किया है, उसी तत्व को जिसने मनु ने कहा है, इन्हीं मनु इतने तक प्रासंगिक है।
तो इसके बाद हम लोग अपनी क्लास बंद करेंगे और कल फिर मेरी क्लास चलेगी। जल्दी इसको खत्म करके फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक प्रश्न को करेंगे। एक ये तो हो ही गया। मनु के अनुसार राजा ऐसा होना चाहिए, ये हो गया। अकॉर्डिंग टू द मनु, ब्रिलियंट मिनिस्टर्स आर नीडेड टू एडवाइज the king. The king should appointed suitable minister. Manu has described in details about qualified ministers. ये आपने लिख लिया है हिंदी अंग्रेजी में, इससे चर्चा की है। तो ऐसे मंत्रियों की चर्चा की है। और मैं पुनः कहूंगा अपने छात्र छात्राओं से कि मनु को केवल इतने मात्रा तक ग्रहण करना है, उनके और किसी, क्योंकि हम न अब मोक्ष की कामना करते हैं, न अब हमारे कानों पर जनेऊ है, न शिखा है, ये टी शर्ट है, ये जींस है। यह उस युग का परिचायक नहीं है। बदले युग में हम डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में और संविधान सभा के संकल्प में जीते हैं, मनु में नहीं जीते हैं। मनु जितने अपेक्षित आवश्यक है उतना ही हम स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट इसके और हैं, पूर्व है, फिर वो राज्य की बात करते हैं कि राज्य में क्या होना चाहिए, कोष की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, दंड की, पनिशमेंट की बात करते हैं, मित्र डिप्लोमेसी की बात करते हैं कि हमें चाइना से कैसा संबंध रखना चाहिए और अमेरिका से। इन्हीं सब कारकों से मनु को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। और कल हम अवशेष भाग आप तक प्रस्तुत करेंगे। आप जुड़े रहे, श्रद्धा के साथ जुड़े रहे, विश्वास के साथ जुड़े रहे। इसके लिए आप सबका एक प्रश्न, दो प्रश्न छेड़े गए। आशुतोष ने भी पूछा तो ठीक ही पूछा, तो हम थोड़ा सा इतिहास अतीत के तरफ चले गए और अपने चुनाव पर चर्चा कर ली। फिर हमने दूसरा प्रश्न पवन ने पूछा, तो पवन के प्रश्न में सारी मौलिकता और क्या अनावश्यक है और क्या आवश्यक है, सारी को गही रहे थोथा दे उड़ाए, उन सारे अफवाहों को, उन सारे र्यूमर्स को समाप्त करके जो उसमें फंडामेंटल्स है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी का जो मेन स्ट्रीम है और जो मेन स्पिरिट है, उसको लेने की आवश्यकता है। जो मौलिकता है प्रशासन की, जो प्रशासन और राजनीति की मूल आत्मा है, मनु से हम उतना ही ग्रहण करेंगे, उतना ही सीखेंगे। आज सब आप इतनी मात्रा में जुड़े रहे, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। कल फिर हम मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम। सभी को मोस्ट वेलकम, सभी बच्चों को मोस्ट वेलकम। ओके 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 बेटा। हाँ बोलो। थैंक यू सर। सर आशुतोष बोल रहा हूँ, आशुतोष टिंगाना सर, इंग्लिश मीडियम से है सर। हाँ बोल सर। ये कह रहा था कि सर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर सर वो एक ग्रुप बना के अपना पहले आपसे क्वेश्चन पूछने से पहले डिस्कस वगैरह कर लें तो क्लास भी नहीं डिस्टर्ब होगी। नहीं, क्लास एकदम डिस्टर्ब नहीं है। आपने भेजा था, मुझे मैसेज मिला है। तो अब कौन कौन इंग्लिश मीडियम है, मैं इंग्लिश मीडियम वालों को कल बोल दूंगा कि भाई आप अपना एक ग्रुप बना लें, आप उसमें अंग्रेजी के आपस में आदान प्रदान करते रहें, मुझसे हिंदी में पढ़ते रहें और जल्दी जल्दी कोर्स को हम लोग खत्म करें। बाकी तो हम अनुवाद आप तक करके पहुंचा ही देते हैं और अनुवाद आप स्वयं तेजी से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी अंग्रेजी भी बढ़िया होगी और हिंदी वालों के। ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये मैं कल बोलता हूँ और अंग्रेजी वाला एक ग्रुप बना के मुझे भी उसमें आप रख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम। ठीक बेटा, मैं भी इंग्लिश मीडियम के। हाँ ठीक। आपका नाम? सर मैं भी अंग्रेजी माध्यम का लड़का हूँ, लेकिन सर आपकी हिंदी अच्छी लगती है इसीलिए हिंदी पढ़ते हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं भी बेटा अंग्रेजी वाला ही था, लेकिन जब पढ़ाते और कुछ तो ये परिवार की परंपरा से आती है। मंच हमारे घर में था, राजनीति घर में थी, प्रशासन घर में था, तो बहुत कुछ विद्वानों का एक परिवार था। एक तरफ संस्कृत विद्वान थे, एक तरफ हिंदी और दूसरे तरफ प्रशासन की धारा थी, तो उसी में हिंदी अंग्रेजी पढ़ना आ गया। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू सर। सर